हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था, जो कि एक झारखंड की जनजातीय शासन व्यवस्था है। और एक इम्पॉर्टेंट, इस वीडियो का जो भी पीडीएफ का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जाके इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था। मांझी परगना शासन व्यवस्था यानी मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो देखते हैं कि इस शासन व्यवस्था में किस तरीके का व्यवस्था चलाई जाती थी और मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन कौन से पद हुआ करते थे और कौन कौन सी जिम्मेदारियां थीं एक पार्टिकुलर पद के लिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पे एक थोड़ा सा ओवरव्यू डाल लेते हैं। सिलेबस एक तरीके का कह सकते हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था का, कि कौन कौन सी चीज़ें हमें इसमें पढ़ना होगा। पहला, दामने को की स्थापना। मांझी शासन व्यवस्था में निम्नलिखित प्रमुख पद कौन कौन से पद हुआ करते थे उसके बारे में पढ़ना। जैसे कि आप देख सकते हैं मांझी पद, प्राणिक, जोग मांझी, जोग प्राणिक। तो ये सारे जो है, ये सारे क्या है, मांझी परगना शासन व्यवस्था के पद हैं और इनके अलग अलग जिम्मेदारियां थी। उसके बाद मांझी परगना के अन्य संस्थान के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है देश परगना, दिसुम परगना और भी बहुत कुछ। उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मांझी परगना व्यवस्था में कौन कौन सा सज़ा का प्रावधान था। तो करेला, बिटलाहा और अवैध संतान की स्थिति, ये जो थी 3 तरह का सज़ा मांझी परगना शासन व्यवस्था में रखा गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो एक ओवरव्यू था, ये सारी चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है मांझी परगना शासन व्यवस्था में। तो सारी चीज़ों को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। मांझी शासन व्यवस्था का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। यह शासन व्यवस्था संथाल समुदाय से संबंधित है और ये जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है संथाल समुदाय से संबंधित है। और इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती थी जिसका प्रधान मांझी कहलाता था, ठीक है। यह इनकी परंपरागत शासन व्यवस्था है। जब आधुनिक शासन व्यवस्था के विकास नहीं हुआ था, तो जब आधुनिक शासन व्यवस्था का विकास नहीं हुआ था तब मांझी परगना यानी मांझी समुदाय के लोग जो है अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक शासन व्यवस्था का शुरुआत किए थे, जिसका नाम मांझी परगना शासन व्यवस्था है, जिसका नाम था मांझी परगना शासन व्यवस्था। और ये शासन व्यवस्थाओं को अलग अलग पद में बांटा गया था अच्छे तरीके से शासन व्यवस्था को अच्छे संचालित तरीके से चलाने के लिए। तो जब आधुनिक शासन व्यवस्था का विकास नहीं हुआ था तब संथाल समुदाय अपनी दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के विवादों को निपटारा इस व्यवस्था से क्या करते थे। और दीवानी और फौजदारी दोनों तरह का जो विवाद था उसका निपटारा यही शासन व्यवस्था से किया जाता था। आज भी कहीं कहीं इस व्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलता है और आज भी इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक संथाल समुदाय का निवास स्थान 6 चंपागढ़ यानी हजारीबाग था। 14वीं शताब्दी से पहले जो था संथाल समुदाय का निवास स्थान चंपागढ़ था और जिसकी राजधानी कहाँ थी, बीघा थी। 6 चंपागढ़ जो हजारीबाग वाले क्षेत्र में पड़ता है, वर्तमान में कहाँ पे है, हजारीबाग। और जिसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, 6 चंपागढ़ की, बीघा हुआ करती थी। इनकी लोकगीत में आज भी इस स्थान का जिक्र मिलता है और जो मांझी समुदाय का लोकगीत है उसमें भी इस जगह का अभी भी जिक्र मिलता है। अब बात कर लेते हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है संथाल जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था है और यह व्यवस्था 4 स्तर पर कार्य करती है। ये शासन व्यवस्था 4 स्तर पर काम करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला, ग्राम स्तर,
देश या मोड़े, तीसरा परगना और चौथा दिसुम परगना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बेहतरीन से आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में। अब बात कर लेते हैं दामिनी कोह की स्थापना। ठीक है, दामिनी कोह की स्थापना। दामिनी कोह की स्थापना जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा, अंग्रेजी सरकार द्वारा किया गया था। 17 जुलाई 1823 ईस्वी में किया गया था। कितना में किया गया था? 17 जुलाई 1823 ईस्वी को दामिनी कोह की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी? संथाल समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी ले लेते हैं कि क्या था। तो दामिनी कोह भागलपुर से राजमहल तक का वन क्षेत्र था और ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिनी कोह का निर्माण संथाल समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। जो संथाल समुदाय था उसको बसाने के लिए अंग्रेजी सरकार द्वारा दामिनी कोह की स्थापना की गई थी, जो कहाँ तक फैला हुआ था? भागलपुर से लेकर के राजमहल वाले इलाके तक। जो अभी राजमहल वाले इलाके कौन से हैं? जैसे आपका साहिबगंज, पाकुड़, गोडा, इन सारी जगहों तक फैला हुआ था। ठीक है, ये सारे इलाके पहले जंगल क्षेत्र वाला इलाका हुआ करता था। तो इसी क्षेत्र को दामिनी कोह के नाम से जाना जाता है और ये ब्रिटिश सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी ताकि संथाल समुदाय के लोग को यहाँ पे बसाया जा सके। उल्लेखनीय यह है कि तत्कालीन समय में भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र को दामिनी कोह के नाम से जाना जाता था और जो भागलपुर से राजमहल तक का क्षेत्र था, जो इलाका था, उसको दामिनी कोह के नाम से जाना जाता था। तो दामिनी कोह की स्थापना कब की गई थी? 1823 ईस्वी में, 17 जुलाई 1823 ईस्वी में। किसके लिए किया गया था? संथाल समुदाय को बसाने के लिए। किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेजी सरकार द्वारा किया गया था। जब तत्कालीन भागलपुर जिला में दामिनी कोह की घोषणा हुई तो संथाल को अपने एक निश्चित आवास मिलने का आभास हुआ और वो बंगाल और अन्य भागों से प्रस्तावित दामिनी कोह की तरफ आने लगे। जब ब्रिटिश सरकार ये निश्चित घोषणा किया कि संथालों के लिए दामिनी कोह की स्थापना किया जाएगा और संथाल समुदाय को बसाया जाएगा, तब संथाल समुदाय को एक उम्मीद जगा कि हम लोगों के लिए एक निश्चित आवास मिलेगा और वह बंगाल और अन्य भागों से धीरे धीरे दामिनी कोह की तरफ आने लगे। तो जो पहले संथाल समुदाय थे वो बंगाल और अन्य भागों में रहा करते थे, तो वो धीरे धीरे क्या हुए, दामिनी कोह वाले इलाके में आना प्रारंभ किए। जब 1824 में दामिनी कोह की स्थापना हुई, कहीं कहीं पे 1824 भी देखने को मिलता है, लेकिन एक्चुअली में इसका जो स्थापना हुई थी 17 जुलाई 1823 ईस्वी में हुई थी। जब 1824 में दामिनी कोह की स्थापना हुई तो भारी मात्रा में संथालों का इस क्षेत्र में आगमन हुआ, तभी अस्थायी रूप से इस क्षेत्र में बस गए और राजमहल वाले इलाके में, जिसे दामिनी कोह के नाम से जाना जाता है, तो बाहर से आके क्या किए, संथाल समुदाय लोग धीरे धीरे यहाँ पे अस्थायी रूप से बसना स्टार्ट किए और यहाँ के मूल निवासी पहाड़िया के बीच संघर्ष चलता रहा। और जो पहले वहाँ लोग रहते थे, पहाड़ी लोग, ठीक है, पहाड़िया भी क्या होता है? एक जनजाति होती है। ठीक है, पहाड़िया की भी दो उप जनजाति है, शोर पहाड़िया और माल पहाड़िया। तो संथाल समुदाय के जब लोग दामिनी कोह क्षेत्र में आए तो वहाँ के जो मूल निवासी पहले रहा करते थे, पहाड़िया जनजाति, उन लोगों के बीच लड़ाई, विद्रोह, संघर्ष चलता रहा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। 1855 और 56 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप फिर एक 1855 और 56 में क्या होता है? विद्रोह होता है पहाड़िया जनजाति और संथाल समुदाय के बीच में। इसके परिणाम स्वरूप क्या, 1856 के यूल रूल लागू किया गया। जब दोनों पहाड़िया और संथाल समुदाय के बीच में 1855 और 56 के में एक विद्रोह होता है, उसके परिणाम स्वरूप 1856 ईस्वी में एक यूल रूल लागू किया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा, जिसके अंतर्गत मांझी परगना शासन व्यवस्था की कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाती है। तो 1856 में जो संथाल परगना था, मांझी परगना शासन व्यवस्था को एक कानूनी तौर पे कानूनी मान्यता प्रदान हो जाती है।
यहाँ स्थायी निवास करने के बाद मांझी परगना शासन व्यवस्था में काफ़ी बदलाव आया और धीरे धीरे जब उन लोगों को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गया तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में धीरे धीरे समय के साथ काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला और इस शासन व्यवस्था में बहुत कुछ धीरे धीरे बदलाव होता चला गया। अब बात कर लेते हैं मांझी शासन व्यवस्था में कौन कौन से प्रमुख पद हुआ करते थे, है ना। तो पहला पद जो है वो है मांझी का, पहला पद है मांझी का। अब देखते हैं इस पद का क्या जिम्मेदारी थी। मांझी शासन व्यवस्था में गांव का प्रशासनिक प्रधान मांझी कहलाता है। जैसा कि आप लोगों को बताएं कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है जिसका प्रधान मांझी कहलाता है, ठीक है। तो मांझी शासन व्यवस्था में गांव का एक प्रशासनिक प्रधान जो था, प्रशासनिक प्रधान, वो मांझी कहलाता था। मांझी गांव के प्रशासनिक और न्यायिक मामले का प्रमुख होता था। मांझी गांव के फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के मामलों को निपटारा करवाता था। जो फौजदारी और दीवानी किसी तरह का जो भी मामला होता था तो उसका सॉल्यूशन, उसका निपटारा जो है मांझी करवाता था। यह गांव के ज़मीन जायदाद संबंधित विवादों का निपटारा करवाता, गांव के सदस्यों को कर वसूलता। और मांझी के दो प्रमुख काम ये भी थे कि जो ज़मीन जायदाद से संबंधित गांव में जो भी समस्याएं होती थी उसको निपटारा करता था और गांव के सदस्यों से, गांव वासियों से टैक्स वसूलता था, यानी कर वसूलने का काम करता था। ये था मांझी का पद और मांझी का जिम्मेदारी। अब बात कर लेते हैं दूसरे पद का, प्राणिक। प्राणिक जो होता है मांझी के सहायक होता था, ठीक है। और प्राणिक का पद सचिव के बराबर होता था। प्राणिक जो था उसका पद सचिव के बराबर होता था और इस पद का सृजित जो किया गया था प्राणिक का, वो मांझी के सहायक के लिए कि ताकि मांझी के हर काम में मदद हो सके। और प्राणिक जो है मांझी का मुख्य सलाहकार होता है और मांझी को सलाह देने का भी काम करता था। और जब मांझी अनुपस्थिति होता था, यानी मांझी की अनुपस्थिति में प्राणिक सारे प्रशासनिक काम का देख रेख करता था। ऐसा समझे कि वाइस कैप्टन था, ठीक है। क्या था? वाइस कैप्टन था। जैसे किसी भी क्रिकेट टीम या फुटबॉल टीम में जब कैप्टन अनुपस्थित होता है, अब्सेंट होता है, तो वाइस कैप्टन क्या करता है? सारी जिम्मेदारी वाइस कैप्टन के ऊपर आ जाती है, उप कप्तान की। तो ठीक उसी तरह प्राणिक क्या है? उप कप्तान था मांझी का। यानी अगर मांझी की अनुपस्थिति है तो उस अनुपस्थिति में प्राणिक ही सारा काम जो है प्रशासनिक का वो देख रेख करता था, इसी के जिम्मे में होता था। और इसका जो पद था प्राणिक का, वो सचिव के पद के बराबर होता था, ठीक है। और यह सलाहकार भी था मांझी का। और किसी अपराध में दंड का निर्धारण प्राणिक द्वारा मांझी के सहमति से किया जाता था। और कोई भी दंड का निर्धारण किया जाता था तो मांझी के सहमति से किया जाता था, ठीक है। बिना मांझी के सहमति से कोई भी दंड, आपराधिक दंड जो होते थे उसका निर्धारण नहीं किया जाता था। तो ये था प्राणिक का पद मांझी परगना शासन व्यवस्था में और क्या काम था हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगले पद के बारे में देखते हैं, समझते हैं। और अगला पद है जोग मांझी। अगला पद है जोग मांझी। जोग मांझी पद उप सचिव के समतुल्य होता है और जोग मांझी का जो पद हुआ करता था वो उप सचिव के बराबर होता था, ठीक है। यह प्राणिक सहायक होता है और जोग मांझी जो था, ये जोग मांझी जो था किसका सहायक था? प्राणिक का सहायक था। प्राणिक की अनुपस्थिति में प्राणिक का कार्यभार जोग मांझी संभालता था। जिस तरीके से मांझी की अनुपस्थिति में सारा काम प्राणिक करता था, ठीक उसी प्रकार प्राणिक की अनुपस्थिति में सारा काम कौन करता था? जोग मांझी। यानी जोग मांझी भी एक तरीके का उप कप्तान का जिम्मेदारी भूमिका निभाता था। और जोग मांझी जो है विवाह और जन्म संबंधी मामलों को देख रेख करता था। और जितने भी विवाह और जन्म संबंधी गांव में मामले होते थे तो सारा देख रेख जोग मांझी करता था। ये गांव के युवाओं का प्रतिनिधित्व करता था और गांव के शादी विवाह का हिसाब इसके पास रहता। विवाह संबंधी विवाद का निपटारा जोग मांझी द्वारा ही किया जाता था। और गांव में जितने भी शादी विवाह होते थे और शादी विवाह के संबंधित जितने भी समस्याएं होते थे
वो तो सारा निपटारा कौन करता था? वो जोग मांझी ही क्या करता था? जोग मांझी शादी ब्याह का सारा हिसाब किताब रखा करता था। और जोग मांझी मांझी का मुख्य सलाहकार होता था। जोग मांझी जो है मांझी का मुख्य सलाहकार होता था। अब बात कर लेते हैं अगले पद का, जोग प्राणिक का। जोग प्राणिक का पद का क्या जिम्मेदारी थी? जोग मांझी की अनुपस्थिति में इनका काम जोग प्राणिक देखता है। यानी जोग मांझी की जब अनुपस्थिति हो जाती थी तो इनका काम कौन देखता था? जोग प्राणिक ही देखता था। अब अगले पद की बात कर लेते हैं, गोड़ाइत। ठीक है, गोड़ाइत का क्या काम था? यह संदेश वाहक होता था। यानी जो गोड़ाइत था इसका काम था, जिम्मेदारी ये था मैसेंजर का, कि गांव में किसी तरीके का कोई बैठक बुलाना है या किसी को सूचना पहुंचाना है गांव वालों को, या फिर गांव वालों से फिर जो ग्राम का प्रधान है उस तक पहुंचाना था। तो किसी भी तरीके का सूचना का जो आदान प्रदान होता था वो गोड़ाइत का काम था। इसका मुख्य काम गांव के हर घर में मांझी का संदेश पहुंचाना तथा जरूरी संदेश मांझी तक पहुंचाना। यानी मांझी जो अपने ग्राम पंचायत का क्या होता था? प्रधान होता था। उसका जो भी सूचना होता था गांव वालों तक पहुंचाता था, और गांव वालों का जो सूचना होता था, गांव वालों का जो सूचना होता था वो मांझी तक पहुंचाने का काम करता था। तो कौन था? गोड़ाइत का ये जिम्मेदारी थी। पूजा उत्सव के समय में ये गांव से चंदा उठाने का काम भी करता था, और पूजा त्यौहार में जो भी चंदा होता था तो गोड़ाइत का काम था कि चंदा भी वसूलता था, और ये पूजा उत्सव के समय खजांची का काम भी करता था। ये गांव के हर परिवार के सदस्य और कुल जनसंख्या का हिसाब भी रखता था। और गोड़ाइत का ये भी काम था कि गांव में हर घर में कितने सदस्य हैं और उसकी कुल जनसंख्या का हिसाब किताब सारा लेखा जोखा जो है गोड़ाइत रखता था। तो गोड़ाइत का भी बहुत सारा काम था, संदेशवाहक का काम था, हिसाब किताब भी रखता था, चंदा भी वसूलता था। ठीक है, बैठक अगर बुलाना हो तो लोगों तक सूचना पहुंचाता था। तो बेसिकली गोड़ाइत का ये काम था संदेशवाहक का। अब आगे बात कर लेते हैं नोट में, मांझी परगना पंचायत व्यवस्था में उपयुक्त 5 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। यानी मांझी परगना पंचायत व्यवस्था में कितने थे? मुख्य 5 प्रशासनिक अधिकारी होते थे। कितने? 5। जिसके इस वजह से ग्राम पंचायत व्यवस्था को मोड़े होड़, यानी मोड़े होड़ कहा जाता था। 5 आदमी व्यवस्था भी कहते हैं। यानी 5 व्यक्ति ही जो थे प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, जो कि हेड होते थे। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मोड़े होड़ पंचायत व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, अब अगला पद की बात कर लेते हैं, लासेर टांगे। लासेर टांगे का भी एक पद हुआ करता था मांझी परगना शासन व्यवस्था में, और इसका क्या काम था? इसका शाब्दिक अर्थ तेज कुल्हाड़ी होता है। यानी लासेर टांगे का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका जो मतलब होता है वो होता है तेज कुल्हाड़ी से। यह गांव का रक्षा दल होता है। और क्या होता था? रक्षा दल होता था लासेर टांगा। इसका मुख्य काम अपराधियों से गांव को बचाना, यह गांव में अचानक आई विविधा बाहरी आक्रमण से गांव को लोगों की रक्षा करता है। यह गांव के नवयुवकों की एक टोली होती थी। यानी लासेर टांगा जो होती थी एक गांव की एक युवाओं का टोली होता था, जो गांव को रक्षा प्रदान करती थी, यानी सुरक्षा मुहैया कराता था। जिससे कोई बाहर का आक्रमण हुआ, ठीक है, कोई अचानक विपदा आ गई, समस्या आ गई, तो उससे गांव वालों को बचाने का काम किसका था? लासेर टांगे का। और ये उस गांव के नौजुवकों का एक दल होता था, एक टोली होता था, जिसमें बहुत सारे नवयुवक शामिल होते थे। अब बात कर लेते हैं अगले पद का, भागदो परजा। ठीक है, यह गांव का समझदार और वरिष्ठ सदस्य होता है। भागदो परजा जो होता है यह गांव का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है और काफ़ी समझदार होता है। किसी मामले में फैसला सुनाते समय इनकी भी राय ली जाती है, और जब गांव में किसी भी समस्या का फैसला सुनाया जाता है तो भागदो परजा का भी एक बार राय जरूर लिया जाता है कि आपका क्या राय है। यह पद अवैतनिक होता है। अन्य पदों को सेवा के बदले में भूमि या पैसे दिए जाते हैं, और ये भागदो परजा का जो पद होता है ये अवैतनिक होती है। यानी इसमें किसी तरीके को वेतन यानी सैलरी पैसा नहीं दिया जाता था।
और दूसरे पद के लिए बदले में दूसरे जो पद थे उस जो सेवा दे रहे थे उसके बदले में भूमि या पैसे दिए जाते थे। लेकिन भगदो प्रजा जो थी, भगदो प्रजा का जो पद था उसमें किसी तरीके का कोई सैलरी पैसा वगैरह नहीं दिया जाता था। इसके अलावा जितने भी सारे पद थे उसमें सेवा के तौर पे, सेवा के बदले में एक भूमि या पैसा दिया जाता था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले पद का, नायके। नायके गांव का धार्मिक प्रधान होता है। यानी नायके जो होता है गांव का धार्मिक प्रधान होता है, यानी जो धार्मिक काम होते हैं जैसे पूजा पाठ त्यौहार मनाना, वो सारे संबंधित फैसला लेना वो कौन करता था? नायके करता था। क्योंकि वो नायके जो है गांव का धार्मिक प्रधान होता था, धार्मिक हेड होता था। धर्म संबंधी सारे मामलों का देख रेख यही करता था। धार्मिक अपराधियों का सज़ा नायके द्वारा तय किया जाता है। और धार्मिक अपराधी यानी धार्मिक से संबंधित जो भी अपराधी थे, ठीक है, उसका जो भी सज़ा सुनाना होता था तो उसका सज़ा कौन सुनाता था? नायके द्वारा तय किया जाता था कि किसको कौन सा सज़ा देना है। वो सारा डिसाइड कौन करता? नायके किया जाता था, नायके के द्वारा किया जाता था। ठीक है, क्योंकि नायके जो है गांव का धार्मिक प्रधान हुआ करता था। अब अगले पद की बात कर लेते हैं, कुड़ाम नायके। ठीक है, कुड़ाम नायके का क्या काम था? यह उप नायके होता है, यह नायके का सहायक होता है। कुड़ाम नायके जो है नायके का सहायक होता था, असिस्टेंट होता था, इसका सहायक होता था। यानी नायके का जो पद होता था और जो व्यक्ति इसको वहन करता था, जिम्मेदारी निभाता था, उसको कुड़ाम नायके द्वारा मदद किया जाता था, सहायता पहुंचाया जाता था। और उपनायक के तौर पे काम करता था, यानी वाइस कैप्टन के जैसा, जिसका काम नायके की अनुपस्थिति में नायके का पदभार संभालना। और जब नायके नहीं होता था तो उस स्थिति में कुड़ाम नायके उसका पद संभालता था। अब आगे बात कर लेते हैं दूसरे पद का, चौकीदार। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में एक चौकीदार का भी पद हुआ करता था और जिसका मुख्य काम ये था, यह गांव का पुलिस होता है। क्या होता है? पुलिस होता है, जो मांझी के आदेश पर अपराधी को गिरफ्तार करता है। और जो गांव का पंचायत प्रधान होता था मांझी, उसके हुक्म पे, उसके आदेश पे जो चौकीदार होता था वो गिरफ्तार करता था अपराधियों को। ठीक है, ये तो था पद। हम लोगों ने पद के बारे में पढ़ लिया कि कौन कौन से पद थे, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ थी, बहुत अच्छे से आई होप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दूसरे पद का, सुसारिया पद। ठीक है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में एक पद हुआ करता था, सुसारिया। ठीक है, इसका काम बैठक को सुचारू रूप से चलाना होता था। यह पद हर गांव में नहीं होता था। यह जो है सुसारिया का मुख्य काम क्या था कि कोई भी बैठक होती थी तो उसको शांतिपूर्वक सुचारू तरीके से चलाना। अब एक दूसरा पद होता था चकलादार। कौन सा पद होता था? चकलादार पद होता था, है ना, चकलादार। यह देश स्तर पर संदेशवाहक होता है जिसका चुनाव देश मांझी द्वारा किया जाता है। और चकलादार जो था यह नेशनल लेवल का मैसेंजर था, संदेशवाहक था, जिसका चुनाव देश मांझी द्वारा किया जाता था। ये तो था सारा मांझी परगना शासन व्यवस्था का पद और उसकी जिम्मेदारियां। अब बात कर लेते हैं मांझी परगना के अन्य संस्थान के बारे में। मांझी परगना के अन्य संस्थान कौन कौन से हुआ करते थे? पहला, देश। 5 से 8 गांव को मिलाकर एक देश कहा जाता था। यानी 5 से 8 गांव जब मिलाया जाता था तो उसे एक देश का नाम दिया जाता था। और इस देश का मुखिया देश मांझी यानी मोढ़े मांझी होता था। यानी 5 से 8 गांव मिलाकर एक देश बनाया जाता था जिसका मुखिया देश मांझी हुआ करता था, जिसको मोढ़े मांझी भी कहा जाता था। जिस विवाद का निपटारा गांव में नहीं हो पाता उसका निपटारा देश में देश मांझी द्वारा किया जाता था। और कोई भी समस्या का जब निपटारा अगर
गांव में नहीं हो पाता था, गांव स्तर पर नहीं हो पाता था, तो उसका निपटारा जो है देश मांझी द्वारा किया जाता था। क्यों? क्योंकि देश का जो मुख्य प्रधान था वो देश मांझी था। अब बात कर लेते हैं दूसरे संस्थान का, परगना। कई देश यानी 15 से 20 गांव मिलाकर एक परगना बनता था। यानी 15 से 20 गांव मिलाकर एक परगना बनता है। परगना का मुखिया परगनेत कहलाता है। अब परगना का जो हेड था, मुखिया था, वो परगनेत कहलाता है। परगनेत का चुनाव सभी गांव के मांझियों द्वारा किया जाता था। और परगनेत का जो चुनाव होता था वो मांझियों के द्वारा किया जाता था। जिस विवाद का निपटारा देश के माध्यम से नहीं हो पाता उसे परगना में लाया जाता था। और जो भी समस्या का निपटारा अगर देश के माध्यम से नहीं हो पाता था तो उसको परगना में ट्रांसफ़र किया जाता था। परगना में लाया जाता था और मोढ़े मांझी या देश मांझी प्रशासन में परगनेत की सहायता करता। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसको कि परगना जो था मध्य स्तर का था और देश जो था निम्न स्तर का व्यवस्था थी। अब बात कर लेते हैं दूसरे संस्थान का, जिसका नाम है दिसुम परगना। कुछ परगनों का मिलाकर एक दिसुम परगना होता है। और कुछ 2 या 2 से अधिक परगना को जब मिलाकर एक दिसुम परगना होता है। इसका प्रमुख दिसुम परगनेत होता है और इसका जो प्रमुख होता है दिसुम परगनेत होता है। जिस मामला का निपटारा परगना में नहीं हो पाता उसे दिसुम परगना में लाया जाता था। यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो दिसुम परगना था वो उच्च स्तर का व्यवस्था था, क्योंकि जो भी समस्याएं सॉल्व नहीं हो पाती थी परगना और देश में, तो वो सारी प्रॉब्लम समस्याएं कहाँ पे लाया जाता था? दिसुम परगना में। और दिसुम परगना का जो प्रधान होता था परगनेत, उसके द्वारा समस्या का निपटारण किया जाता था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेंद्रा बैंसी शिकार परिषद का। ये भी दूसरा संस्थान है। ठीक है, सेंद्रा बैंसी शिकार परिषद ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह संथाल का उच्च न्यायालय कहलाता है। सेंद्रा बैंसी जो है या तो शिकार परिषद, ये संथाल परगना शासन व्यवस्था का उच्च न्यायालय था, यानी सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं इसको। इसका प्रमुख देहुरी होता है और इसका जो प्रमुख होता था कौन होता था? देहुरी। इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है। यहाँ पर यौन अपराधियों की सज़ा तय की जाती थी और यहाँ जो यौन अपराधी होते थे, यौन संबंधी जो भी अपराधी ही थी, अपराधियाँ हो की सज़ा तय होती थी यहीं पे होती थी। तथा यहाँ किसी भी मांझी, देश मांझी और परगने द्वारा दी गई सज़ा के खिलाफ अपील किया जाता था। और जो भी पिछले स्तर पर, निचले स्तर पर, जैसे देश और अन्य जो व्यवस्था थी उसमें जो भी सज़ा दिया जाता था तो उसका जो है उसके खिलाफ, उस सज़ा के खिलाफ आप सेंद्रा बैंसी या शिकार परिषद में अपील कर सकते थे। जो इस न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता वो लोबरी सेंद्रा में मामले को लेकर जाता है। ठीक है, जो लोबरी सेंद्रा मामले में लेकर जाता है, यानी एक तरीके के ये क्या था? हाई कोर्ट था। ठीक है, उच्च न्यायालय का काम क्या करता था कि गांव स्तर पे जो भी समस्याएं का निपटारा नहीं हो पाता था तो वो जो था देश परगना वाला में जो समस्या का प्रॉब्लम नहीं हो पाता था निपटारा, वो शिकार परिषद पर आता था। और शिकार परिषद के सुनाए हुए फैसला से भी अगर कोई संतुष्ट नहीं होता था तो वो जो था वो लोबरी सेंद्रा में मामले को ले जाता था। लोबरी सेंद्रा को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि यह एक सुप्रीम कोर्ट था। क्या था? सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, यह संथाल समाज का सर्वोच्च न्यायालय है जो पश्चिम बंगाल के अयोध्या पहाड़ पुरुलिया में अवस्थित है। और लोबरी सेंद्रा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल
वेस्ट बंगाल के अयोध्या पहाड़ पुरुलिया में स्थित है। लोबीर सेंद्रा का निर्णय अंतिम और मान्य होता है। यानी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला लास्ट और मान्य होता है, उसी तरीके से मांझी परगना शासन व्यवस्था में लोबीर सेंद्रा का जो फैसला होता था, निर्णय होता था, वो अंतिम में मान्य होता था। इसको कहीं पे भी इस फैसला को चैलेंज नहीं किया जा सकता था। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में विवादों का निपटारा किस तरीके से किया जाता था, ये देख लेते हैं कि जो मांझी परगना शासन व्यवस्था था, तो विवादों का कैसे निपटारा किया जाता था। मांझी परगना शासन व्यवस्था में विवाद का निवारण पहले ग्राम स्तर पर किया जाता है। ठीक है। पीड़ित व्यक्ति मांझी के समक्ष अपनी समस्या या किसी से विवाद हो तो वह रखता है। तो विवादों का निपटारा इस शासन व्यवस्था में कैसे होता था, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पीड़ित व्यक्ति मांझी के समक्ष अपनी समस्या या किसी से विवाद हो तो वह रखता है और उसे सुलझाने या न्याय की फरियाद करता था। मांझी गांव में गुड़ैत यानी गुड़ैत का द्वारा बैठक बुलवाता था। जैसे कि हम लोग पीछे में पढ़े हम लोग कि गुड़ैत का क्या काम था, मैसेंजर का काम था। गांव में किसी तरह का बैठक होता था तो ये सारे लोगों को सूचना देता था और ग्रामीणों को एकत्रित करने के लिए कहता था। मांझी के नेतृत्व में विवादित मामले पर हर पक्ष और गवाहों के बीच की बातें सुनी जाती हैं और बैठकी में मौजूद सभी पदधारी और भगदों प्रजा मिलकर इस पर विचार विमर्श करते हैं। और सारे लोग क्या होते थे, एकत्रित होते थे और सारे अधिकारी लोग यहाँ पे मिल के समस्या को सुनते थे और निर्णय लेते थे। तो इस तरीके से विवादों का निपटारा होता था मांझी परगना शासन व्यवस्था में। और ये सारे छोटे छोटे समस्या थी, प्रॉब्लम था, जो मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम स्तर पर निपटाने का काम किया जाता था। अब आगे बात कर लेते हैं अधिकारियों का चुनाव। ठीक है, अधिकारियों का चुनाव। मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो अधिकारी लोग थे उनका चुनाव कैसे होता था। संथाल समाज का नया वर्ष माघ महीने से शुरू होता है। जो संथाल समाज होता है, समुदाय होता है, उसका नया वर्ष माघ महीने से शुरू होता है। एक माह की माघसिम त्यौहार मनाया जाता है। माघसिम त्यौहार मनाया जाता है माघ महीने में, और इस दिन माघ बोंगा की पूजा की जाती है। इसी दिन मांझी परगना शासन व्यवस्था के सारे अधिकारियों की चुनाव की जाती है और इसी दिन मांझी शासन व्यवस्था का सारे अधिकारी का चुनाव किया जाता है और एक साल के लिए सारे अधिकारियों को गांव के प्रशासनिक जिम्मा दिया जाता है और चुनने के बाद सारे अधिकारियों को गांव का प्रशासनिक जिम्मा दिया जाता है एक साल के लिए। ठीक है। अधिकारियों का पद पहले चुनाव के आधार पर होता था, जो कालांतर में अनुवांशिक हो गया। और पहले जो था चुनाव के आधार पर होता था, जो कि कालांतर में अनुवांशिक हो गया, अब अनुवांशिक हो गया। यानी अब बात रह गया मांझी परगना व्यवस्था में सजा। अब मांझी परगना शासन व्यवस्था में सजा का क्या क्या प्रावधान था और किस तरीके का सजा दिया जाता था और उसका क्या नाम था। मांझी परगना शासन व्यवस्था में सजा, पहला करेला। पहला सजा क्या था, करेला। इस व्यवस्था में सबसे छोटी सजा होती है। करेला जो है मांझी परगना शासन व्यवस्था का सबसे छोटी सजा है। इस सजा को समान अपराध के लिए दी जाती है। जो छोटे मोटे अपराध होते थे उसके लिए ये सज़ा दी जाती थी। यह एक आर्थिक सज़ा है जिसमें 1.5 से 5 रुपये तक जुर्माना लगाया जाता था। और करेला में जो सज़ा का जो था, इसमें यह प्रावधान था कि 1.5 से 5 रुपये तक जुर्माना लगाया जाता था। अब बात कर लेते हैं दूसरे सज़ा का, बिटलाहा का। यह एक व्यवस्था का सबसे कठोर सज़ा है। बिटलाहा जो है सबसे कठोर सज़ा था मांझी परगना शासन व्यवस्था का। ये सज़ा गंभीर अपराध के लिए दिया जाता था। जैसे जो गंभीर अपराध होते थे, बड़े बड़े अपराध होते थे, उसके लिए ये सज़ा बिटलाहा सज़ा दिया जाता था। इसमें अपराधी को गांव और समाज से बाहर निकाल दिया जाता था। इसमें समाज
और गांव से अपराधी को बाहर निकाल दिया जाता था। यह सज़ा सामान्यतः यौन अपराध और समगोत्रीय विवाह तथा डायन के लिए दिया जाता था। यानी ये जो बिटलाहट जो था सज़ा किसके लिए दिया जाता था? जैसे यौन अपराध अगर कोई किया है, यौन संबंधी कोई अपराध हो, समगोत्रीय विवाह हो यानी कोई अपने ही जात से विवाह, समगोत्रीय विवाह यानी कोई दूसरे जात से अगर इंटर कास्ट मैरिज कर लिया, और डायन संबंधी कोई भी समस्या होता था तो इस मामले में जो है बिटलाहट सज़ा दिया जाता था अपराधी को। इस सज़ा को देते समय क्षेत्र के सभी लोग एक निर्धारित समय और जगह पर जमा होते। सारे लोग जुलूस के रूप में अपराधी के घर पहुंचते हैं और उसे घर का चूल्हा तोड़ा जाता है और उसे के परिवार के लोगों को डराया धमकाया जाता है। और ये था बिटलाहा कि इसमें गांव के लोग जो होते हैं एक निश्चित समय तय करते हैं, जगह तय करते हैं, वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और जुलूस के शक्ल में जुलूस के तौर पे जुलूस निकालते हैं और अपराधी के घर तक जाते हैं और उसके घर के सदस्य को डराते धमकाते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं। लेकिन इस सज़ा में एक प्रावधान ये था कि अगर क्षमा मांगा जाए, क्षमा याचना की जाए और अपराधी द्वारा जाति भोज अगर किया जाए संथाल समाज को, तो इस सज़ा माफ़ भी किया जाता था। अगर कोई भोज करवाता था, अपराधी अगर भोज करवा देता था जाति भोज, तो ये सज़ा जो माफ़ की जाती थी। अब तीसरा सज़ा है अवैध संतान की स्थिति। इसमें देखते हैं क्या होता है अवैध संतान की स्थिति में। जब कुंवारी लड़की किसी संतान को जन्म देती है तब लड़की से पिता का नाम पूछा जाता है। यानी जब कोई कुंवारी लड़की बच्चे को जन्म देती है तो उस लड़की को उसका पिता का नाम पूछा जाता था बच्चे का। जब गवाह और प्रमाण के बाद सिद्ध हो जाता कि संतान का पिता वही पुरुष है, तब ग्राम पंचायत द्वारा दोनों की शादी का फैसला लिया जाता था। ठीक है, जो कुंवारी लड़की थी अगर बच्चे को जन्म देती थी शादी से पहले, तो उससे बच्चे का बाप का नाम पूछा जाता था और अगर ये सही साबित हो जाता था, प्रूफ हो जाता था, तो इस पंचायत द्वारा क्या होता था, शादी का फैसला लिया जाता था। और अगर प्रूव नहीं हो पाता था कि किसका बच्चा है, इसका संतान का कौन बाप है, तो इस मामले में उसे सज़ा दी जाती थी। नाम नहीं बता पाती, अगर नाम नहीं बता पाती तो पूरे गांव को पवित्र माना जाता। लड़की के पिता को पूरे गांव को भोज करवाना पड़ता था और अगर प्रूफ साबित नहीं कर पाए और नाम नहीं बताया तो ऐसा माना जाता था कि वो गांव जो है पूरा पवित्र हो गया और लड़की के पिता द्वारा पूरे गांव को भोज करवाना पड़ता था। इसके बाद ही अवैध संतान के गोत्र का निर्धारण जोग मांझी के गोत्र से किया जाता था। तो ये 3 तरीके का सज़ा जो है मांझी परगना शासन व्यवस्था में था। एक अवैध संतान की स्थिति, दूसरा बिटलाहा और तीसरा करेला। करेला जो था सबसे छोटी और आसान सज़ा था और सबसे कठोर सज़ा जो था बिटलाहा था। इस तरीके से हम लोगों ने आज मांझी परगना शासन व्यवस्था का कंप्लीट स्टडी किया। आई होप चीज़ों को आप लोग समझे होंगे। इसका पीडीएफ जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।